हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी क्वेश्चन 1 से 10 तक बता चुका हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कैसे करेंगे। इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन a इसके इक्वल होगा। तो हम सॉल्यूशन देख रहे हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25। तो जो a होगा वो कितना आ जाएगा, 23/25। 23 तो एज इट इज लिखा जाएगा और 25 का रूट क्या होता है, 5। तो क्लियरली हमारे पास एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर क्या हो रहा है, सिंपली डिवाइड में। 23 क्या है, इरेशनल। हम एक इरेशनल और इंटीजर का क्या कर रहे हैं, सिंपली कंपोजिशन कर रहे हैं, यानी कि उन पे कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो ये क्या होगा, हमारे पास एक इरेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हमारे पास p/q की फॉर्म में तो है, लेकिन p क्या नहीं है, यहाँ पे इंटीजर नहीं है। q तो इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 भी है, पर p इंटीजर नहीं है, तो रेशनल तो होगा नहीं, होल नंबर ये कभी बन नहीं पाएगा और इंटीजर तो हो ही नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास, इफ एलसीएम ऑफ दो नंबर, हमें क्या दे रखा है, x और 18 है हमारे पास, उनका एलसीएम कितना है, 36। और जो एचसीएफ है हमारे पास इन दो नंबर का वो कितना है, 2। और हमसे x की वैल्यू पूछी है। बिल्कुल सेम टू सेम एनसीईआरटी जैसा क्वेश्चन है। हमें एलसीएम और एचसीएफ के बीच में रिलेशन पता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी एलसीएम और एचसीएफ में। अब एलसीएम कितना दे रखा है, 36, एचसीएफ कितना दे रखा है, 2, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो दो नंबर कौन से हैं, x और 8। इस एक्सप्रेशन का मतलब यही है कि इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 36 है, यानी कि वो दो नंबर कौन से हैं, x और 18। एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। 36 इंटू 2, 18 नीचे ले आओ, 2 9 जा 9, 4 जा, तो x कितना आ गया मेरे पास, 4। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई बात समझ में, किस तरीके से करेंगे, नोट कर लीजिए इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तुम्हें क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। कौन सा ट्रायंगल दे रखा है हमें, ABC, और B क्या है हमारे पास, 90 डिग्री पर है। इफ tan A इज इक्वल टू √3, हमें ये वाला एंगल पहले हमने कंसीडर करा क्योंकि हमें उसका हिंट दे रखा है। देन फाइंड दिस वैल्यू, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो सारी सी बात है भाई, जब tan A कितना दे रखा है, √3, और √3 की वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, tan में क्या होती है, tan 60 डिग्री, ये होती है हमारे पास √3 की वैल्यू। तो जब कंपेयर करेंगे तो a कितना आ गया मेरे पास, 60 डिग्री आ गया, a 60 डिग्री। अब ये a 60, b 90, तो c कितना आ जाएगा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c 180 डिग्री है। एंगल a 60, b 90, तो एंगल c कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 60 150 डिग्री, कितना आ गया, 30 डिग्री। अब तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपली वैल्यू पुट करनी है। ये हमें निकालनी है वैल्यू, cos A cos C माइनस sin A sin C। वैल्यू पुट कर दो फटाफट। cos A कितना है, 60, C कितना है, 30, A कितना है 60 डिग्री, और ये कितना है 30 डिग्री। cos 60 कितना होता है हमारे पास, 1/2। cos 30 कितना होता है हमारे पास, 1/√3/2। sin 60 कितना होता है, √3/2, और sin 60 1/2। ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम आ रही है, सॉल्व कर लो चाहे। √3/4, √3/4, इससे दोनों कैंसिल।
आंसर कितना आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई बात समझ में? किस तरीके से करना है? आप से दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना हमारे पास, tan a √3 है, इस नीचे 1 ले लो, इस वाली साइड को क्या मान लोगे? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है? BC। BC को क्या मान लो? √3k, और बेस को क्या मान लो? k। बस सिंपली रेशियो निकाल के हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये √3k आ गई, ये k आ गई, इसे कैलकुलेट करेंगे, बस वो थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, ठीक है। तो बस जब हमें एंगल की वैल्यू पता है तो डायरेक्टली एंगल की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल, ठीक है। नोट कर लीजिए तो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC आर इन द रेशियो 1:1:2 रेस्पेक्टिवली, द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, यानी कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा कंसीडर करना है? एंगल C, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो आपको बहुत ही जूनियर क्लासेस का क्वेश्चन है। सिंपली हमें क्या देखते थे पहले, जो एंगल है वो रेशियो में दे दिए, तो क्या मान लो सिंपली मुझे पता है अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, अगर मेरे पास कोई एक ट्राइंगल है, अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, मुझे रेशियो दे रखे हैं। अब इतनी बात तो तय है मेरे पास कि जो x + 2x है वो 180 डिग्री क्यों होगा? क्यों? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सिंपली क्या कंसीडर किया मैंने? अब देखो मेरे पास क्या है, दो एंगल है 1:1 में, ट्रिग्नोमेट्री पता है, मैंने आपको बताया था। अब मुझे नहीं पता ये रेशियो कैसे बन के आया, 2 से मल्टीप्लाई करके आया, 3 से मल्टीप्लाई करके आया, किससे मल्टीप्लाई करके आया मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या कहा, मान लो कि वो मल्टीपल क्या है? x है। तो पहला एंगल क्या हो गया? x, दूसरा एंगल क्या हो गया? x। इन द सेम मैनर मेरे पास 1:2 है, मुझे ये भी नहीं पता कि किससे बन के आया, लेकिन 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ? x से, तो ये भी किससे होगा? x से। तो क्या आ गया मेरे पास? तीसरा एंगल 2x। जब भी रेशियो में दिया होता है, हमें नहीं पता होता कि वो रेशियो किससे बन के आया, कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है, लेकिन मल्टीपल सेम होगा। हमने वो मल्टीपल क्या मान लिया? x। और मुझे पता है तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। निकाल लो वैल्यू, 2 3 4 4x 180 डिग्री के, x कितना आ जाएगा? 180/4, यानी कि कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। तो पहला एंगल क्या है मेरे पास? 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री, तीसरा 90 डिग्री, 2x मतलब 90 डिग्री। तीनों एंगल आ गए। क्वेश्चन में साफ कह रहे हैं द लार्जेस्ट एंगल बीइंग एंगल C, यानी कि एंगल A को कुछ भी मान लो, एंगल B को भी कुछ भी मान लो, बट एंगल C सबसे बड़े वाला। आई बात समझ में? क्वेश्चन का मतलब क्या है? अब वैल्यू पता है आपको, सिंपली रिप्लेस कर दो बस। sec A कितना है? 45 डिग्री रख दो। उसके बाद cosec B, B कितना है? 45 डिग्री, रिप्लेस दिस, माइनस tan A, tan A कितना है? 45 डिग्री, और क्या है हमारे पास? cot B, cot B भी कितना है? 45 डिग्री। sec 45 डिग्री की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, टेबल मैंने बनानी सिखा रखी है, आप जाके वीडियो में भी देख सकते हैं। देखो sec 45 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? रेसिप्रोकल ऑफ cos 45, यानी कि √2। इन द सेम मैनर इसकी भी √2, इसकी 1 और इसकी भी 1। ये कैंसिल होगा, कितना आ गया? 1 - 1, यानी कि 0। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। याद रखना एमसीक्यू में ऑप्शन लिख के आना पड़ेगा, सॉल्यूशन के नंबर नहीं है, सिर्फ इसके नंबर, ठीक है। तभी एमसीक्यू बेस आ रहा है, क्योंकि चेकिंग करनी आसान होती है, और नए नए पैटर्न सीबीएसई हर साल लॉन्च कर ही रहा है। कभी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, कभी 20 ऑब्जेक्टिव, और सिचुएशन को देखते हुए इस बार क्या किया उन्होंने? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक पैटर्न डिसाइड किया। सैंपल पेपर ऑलरेडी आ चुका है जो मैं करा रहा हूं आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.7 मीटर इन रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ दिस इज, यानी कि सिंपली फाइंड आउट करना है कि इतने डिस्टेंस में
उसने कितने कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट किए। देखो मेरे पास एक व्हील है, ये मेरे पास क्या है, एक व्हील है, इसकी कुछ रेडियस है, कितनी है 0.7 मीटर। मान लो ये इस वक्त स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, ये हमारे पास क्या है, लैंड है, ठीक है। अब जब ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो कौन सा डिस्टेंस कवर हो रहा है, ध्यान से देखो, ये वाला डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। और एक रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, इक्वल टू सर्कमफेरेंस। भाई कोई एक चीज घूम रही है, यहां से ये इस तरह घूमता जाएगा घूमता जाएगा घूमता जाएगा, एक स्टेज पे कहां होगा, मान लो यहाँ एक पॉइंट है, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट ए मान लो, जब ये रोटेट किया कहां पहुंच जाएगा, ए पे, फिर जब ये रोटेट करेगा ये कहां पहुंच जाएगा, फिर से ए पे। तो एक रेवोल्यूशन में वो कितना कंप्लीट कर रहा है, सर्कमफेरेंस के इक्वल। तो सबसे पहले तो सर्कमफेरेंस ही कैलकुलेट कर लो कितनी होगी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, क्या निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, कि सर्कमफेरेंस की लेंथ कितनी है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई r, 222/7 और r की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.7, नीचे 10 आ जाएगा, 7 7 और ये कितना आ जाएगा, 22 × 2 44/10। मेरे पास ये भी आंसर आ गया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये कितने रोटेशन में कंप्लीट हो रहा है, एक रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितना, 4.4। टोटल डिस्टेंस कितना है, 176 मीटर। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो सिंपली नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आ जाएगा हमारे पास, कि भाई साहब उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल एंड 1 रेवोल्यूशन, कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और एक रेवोल्यूशन में कितना किया। हमारे पास क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास, बताओ जी, 176 सेंटीमीटर, अच्छा मीटर दे रखा है, और ये कितना है हमारे पास, 4.4। आई बात समझ में, डेसिमल हटाया नीचे 10 आ जाएगा, क्या बचा, इसे 11 से कैंसिल कर दो, सीधा 11 से कैंसिल हो रहा है, 11 4 सा 11 1 सा और 11 6 सा, 4 4 सा 16। तुम्हारे पास आंसर कितना आ गया, 40 मीटर। अच्छा सॉरी, नॉट मीटर, सिर्फ 40। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है, नंबर है, कोई यूनिट नहीं होगी। तो 40 हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई बात समझ में, किस तरीके से हमने क्वेश्चन किया ये। अगर बाय चांस यहीं पे एक रेक्टेंगल आता तब हम क्या निकालते, पैरामीटर निकालते कि उसका पैरामीटर कितना है। कोई चीज जब रोटेट करेगी तो वो सिर्फ अपनी सर्कमफेरेंस यानी कि पैरामीटर के अलोंग ही रोटेट करेगी या मूव करेगी, एरिया के अलोंग नहीं करनी, सिर्फ पैरामीटर के अलोंग मूव करेगी, तो उसमें हम पैरामीटर निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है, तो पता होना चाहिए अप्रोच क्या लगा। सिंपल फॉर्मूला देख लिया, आंसर आ गया, उससे बात नहीं बनती। इस तरह के और भी क्वेश्चन आ जाए और हम उसे अटेम्प्ट कर पाए, मेन फोकस उस पे होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए सर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द ट्रायंगल ABC इज सच दैट, हमें साइड गिवन है, पहले वही लिख लेते हैं। देखो ABC, AB कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर। अगला क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ABC किसके सिमिलर है, DEF के, तो लिख लो DEF, इसके हमें सिमिलर दे रखा है, जहां पे EF कितना है 4 सेंटीमीटर, EF कितना है 4 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा, पैरामीटर निकाल लो DEF का। पैरामीटर आपको पता ही है, द सम ऑफ ऑल साइड। पैरामीटर बोलते हैं हम बाउंड्री को, तो हमें सिंपली इस ट्रायंगल की बाउंड्री का सम निकालना है, यानी कि सम ऑफ 3 साइड्स। यानी कि मुझे DE और DF कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान है। देखो ABC सिमिलर दे रखा है किसके, DEF के, तो हमारे पास कौन सी साइड रेशियो आएगी, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, AC अपॉन DF, यानी कि AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF। आगे मेरे पास वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी, खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। 3 अपॉन DE कितना है पता नहीं, BC कितना है 2, EF कितना है 4,
AC कितना है हमारे पास, CA 2.5 और DF मुझे पता नहीं। मेरे पास एक कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो की वैल्यू मुझे पता है, कितनी है 2/4। कर दो अलग अलग, सिंपली आंसर आ जाएगा 3/DE 2/4। निकाल लो DE की वैल्यू कितनी आएगी, इसे उधर भेज दो 3 × 4/2। सिंपली क्या किया मैंने 2 × DE इज इक्वल टू 3 × 4, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। इसके बाद डी 2 को नीचे ले आए, 2 2 4 कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। डी निकल गई इन दोनों से। अब इन दोनों से निकाल लो क्या DF 2/4 इज इक्वल टू 2.5/DF। कितना आ जाएगा 2 × DF 2.5 × 4, तो DF कितना आ गया मेरे पास 2.5 × 4/2। कितना आ जाएगा आंसर 2 2 सा डेसिमल हटाया 10 2555, तो 5 सेंटीमीटर मेरे पास क्या आ गई DF आ गई। अब सिंपली क्या निकालना है पैरामीटर, पैरामीटर किसका निकालना है ट्रायंगल DEF का। तो क्या होगा DE + EF + DF, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। कितना आ जाएगा D की वैल्यू बताओ कितनी है 6, EF की कितनी है 4 और ये कितनी है 5। 6 + 5 4 10 और कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई बात समझ में, किससे कैसे क्वेश्चन करेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है सम ऑफ बाउंड्री, यानी कि सारी बाउंड्री को लेंथ कितनी है, पैरामीटर क्या है लेंथ ऑफ बाउंड्री, और लेंथ क्या है हमारे पास तीनों साइड का सम, उन्हें ऐड करते हैं मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। सिंपली सिमिलर दे रखा था, रेशियो निकाला, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इन द फिगर इफ DE is parallel to BC, हमें क्या दे रखा है DE is parallel to BC, AD कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BD कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और हमसे क्या पूछा है DE की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है कि अगर हमारे पास क्या दे दिया पैरेलल दे दिया कि कोई लाइन किसी थर्ड साइड के पैरेलल है, तो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है कि वो डिवाइड कर देगी अदर दो साइड को सेम रेशियो में। ठीक है, लेकिन अगर हमने यहाँ कंसेप्ट लगाया वो वाला, तो हमारे पास ये और ये और ये और ये गिवन नहीं है, हम सिर्फ ये दोनों गिवन है, ये दोनों गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे पहले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे ताकि हमारे पास इनका रेशियो मिल सके। बहुत ही आसान है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, हो गया प्रूफ। हमारे पास क्या लिखोगे इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या है हमारे पास जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से दोनों क्या है इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है। तो क्या लिखोगे बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, जो ट्रायंगल ADE है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल किसके होगा, ध्यान से देखो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, यानी कि D किसके इक्वल है B के, D किसके इक्वल है B के, एंगल 3 एंगल 4 के, E किसके इक्वल है C के, E किसके इक्वल है C के, और अगला क्या बचा A बचा। आई बात समझ में, ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करनी है। AD गिवन है हमें, हाँ AD गिवन है, AD के साथ हमें क्या गिवन है AB, AB हमें गिवन है ना, लिख लो AD/AB लिख लिया। और कौन सी साइड हमारे पास DE, ये एरिया हमारे पास DE, तो इसका रेशियो लिख लो DE/BC। आई बात समझ में, जो सी चीजें चाहिए या जो सी चीजें फाइंड आउट करनी है उन्हें सिंपली लिख लो। किससे आएगा ये बाय CPST। तो AD कितना है हमारे पास 3, AB कितना है ध्यान से देखो, AB कितना होगा AD + DB, AB किसके इक्वल होगा इन दोनों के सम के, यानी कि 3 + 4। D किसके इक्वल है फाइंड आउट करना है, और BC कितना है 40।
हो गया क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व। 3/7 d/40, तो d कितना आ जाएगा मेरे पास 3 × 14/7। 7 2 जा 3 2 जा कितना है मेरे पास 6, तो मेरे पास कितनी आ गई साइड 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। तो क्या लिखोगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई बात समझ में किस तरीके से करोगे क्वेश्चन को, सिंपली जो सी साइड का मैं रेशियो निकालना है हमें वो चाहिए। पैरेलल थी तो मैं बीपीटी लगा रहा था, लेकिन मुझे ये वाली साइड गिवन नहीं है, तो मैंने क्या किया, सेकंड अप्रोच किया, ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करके रेशियो फाइंड आउट किए और सिंपली वैल्यू प्लेस करके आंसर आ। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। If 4 tan beta is equal to 3, then we have to find the value of this. तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 sin बीटा माइनस 3 cos बीटा अपॉन 4 sin बीटा प्लस 3 cos बीटा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें गिवन क्या है, tan बीटा। tan का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद है, sin बीटा अपॉन cos बीटा। मेरे पास ये फॉर्मूला होता है, यहाँ हमारे पास साइन और कोस ही है, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं सारी टर्म्स को, अगर मैं डिवाइड कर दूं सारी की सारी टर्म्स को कोस बीटा से, 4 साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा प्लस 3 कॉस बीटा अपॉन कॉस बीटा। मैंने क्या किया, सिंपली डिवाइड किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस बीटा। कॉस बीटा से मैंने सिंपली क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कितना आया मेरे पास, साइन अपॉन कोस tan बीटा, और ये कितना आ गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। इन द सेम मैंने यहाँ 4 tan बीटा प्लस का 3। तो जो पूरी इक्वेशन है किसमें कन्वर्ट हो गई, tan बीटा में कन्वर्ट हो गई। तो बस सिंपली वैल्यू रख दो 4 × tan बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, tan बीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4। सिंपली 4 को मैं नीचे ले आया, तो यहाँ रख दो 3/4 माइनस 3, 4 × 3/4 प्लस 3। कितना आ गया, 4 में से 4 गया, 3 माइनस 3, इससे गया 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 3 माइनस 3 0। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बात समझ में किस तरीके से करना है क्वेश्चन, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में है। ये तो बस जस्ट हिंट बताया। देखो tan बीटा को क्या है 3/4, ट्रायंगल बनाओ, sin बीटा की वैल्यू निकाल लो, cos बीटा की वैल्यू निकाल लो और जस्ट सिंपली इसमें प्लेस करो। वो थोड़ा लेंथी पड़ता है, तो जब भी हमारे पास tan बीटा sin/cos बन सकता है, यहाँ sin और cos था बस, तो cos से डिवाइड करती है, इस पूरी इक्वेशन tan में कन्वर्ट हो सकती है, तो वो लंबा अप्रोच करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो और मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है 5x + 7y = 2। द सेकंड इक्वेशन कैन बी, यानी कि हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो बिल्कुल इसी के इक्वल आए, बस वो क्या करें, बिल्कुल इसी के जैसे लगे। देखो सिंपली बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। हमारे पास x + y 2 के इक्वल है। अगर मैं इस इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो 2 से कर दिया, 2x + 2y = 4, तो ये दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास, अलग अलग है या सेम है, बिल्कुल सेम है। दिक्कत क्या है, हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या फिर डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन क्या होगी, द पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज द सेकंड इक्वेशन कैन बी, यानी कि जो एक दूसरे पे डिपेंड करे, यानी कि वो सेम टू सेम लगे। तो जैसे कैसे करेंगे हम, देखो क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन में tan और tan, यानी कि क्वेश्चन में x का वेरिएबल कहाँ है, tan है सब में। यहाँ क्या है 5 tan कैसे बनेगा, जब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कर दो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई, कर दिया मैंने 2 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ, कितना आएगा निकाल लो, -10x 14y = 4। ये मेरे पास क्या आया, आंसर आया। अब ये दोनों की दोनों इक्वेशन क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम है। क्या है हमारे पास, सेम है हमारे पास इक्वेशन। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, tan x + 14y + 4। एक काम करो, इसे उस फॉर्म में भी लिख लो,
माइनस 10x प्लस 14y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी लिख सकता हूं इसे। तो पहले वाले देखो 10x प्लस 14y है लेकिन माइनस है, तो पहले ऑप्शन गलत। दूसरे देखो माइनस 10x है, सही है, लेकिन माइनस का 14y आ रहा है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड में देखो माइनस 10x भी है 14y भी है, लेकिन यहाँ क्या है माइनस 4, यहाँ प्लस 4, तो ऑप्शन सी भी गलत है। अब यहाँ देखो 10x है, यहाँ माइनस का 10x है तो माइनस कॉमन ले लो, 10x माइनस 14y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, सिंपली माइनस बाहर निकाल दिया, क्या आ गया 10x माइनस का 14y, और जब प्लस 4 को उधर भेजूंगा क्या बन जाएगा माइनस 4, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन में ऑप्शन देख के पता चलेगा कि हमें किस नंबर से पहली बात तो उसे मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इसलिए क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव में नहीं पूछा जा सकता। अगर सब्जेक्टिव में पूछ रहा तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? क्या करना था, वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, द सेकंड इक्वेशन कैन बी, सेकंड इक्वेशन क्या हो, यानी कि बिल्कुल उसी की जैसी, उस पे डिपेंड करिए, बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसी होगी, बस किसी नंबर से उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया। अब मैं अगर देखता हूं, सिंपली ध्यान से देखो, अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालता हूं, क्या निकालता हूं, a1 अपॉन a2, किस इक्वेशन का, इस वाली का, और जो क्वेश्चन में दे रखी है कितना आएगा माइनस 5 अपॉन 10। b1 अपॉन b2 निकालता हूं कितना आएगा 7 अपॉन माइनस 14, और c1 अपॉन c2 निकालता हूं कितना आएगा 2, और कितना आएगा 2 और 4 को उधर भेज दूंगा मैं माइनस 4। देखो सबका आंसर कितना आ रहा है माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन। आई बात समझ में कि इन सब का क्या आ रहा है, सिंपली रेशो सेम आ रहा है। तो क्या कह सकता हूं मैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियो क्या है, सेम है हमारे पास, यानी कि लाइन क्या है हमारे पास, बिल्कुल सेम टू सेम है, बस किसका फर्क है, एक मल्टीपल का फर्क है और कुछ नहीं। आई बात समझ में किस तरीके से करना है। वैसे कंडीशन किसकी होती है हमारे पास, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 किसकी होती है, एक दूसरे के ऊपर जब वो ओवरलैप करती है, ओवरलैप या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो मतलब क्या है, हमारे पास एक लाइन है, हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जो बिल्कुल इसके ऊपर क्या करे, ओवरलैप करे, इसी के ऊपर ओवरलैप करे। अगर ए बी है तो एक लाइन बतानी है सी डी जो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप करे। उसकी कंडीशन क्या थी, जो इन तीनों का रेशियो है वो सेम आता है, यहाँ सेम आ रहा है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बिल्कुल सेम है, दे जस्ट ओवरलैप विद ईच अदर। आई बात समझ में, नोट कीजिए इसे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम, यानी कि हमारे पास जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट है कितने होते हैं 26, उसमें से हमने एक लेटर क्या किया, सिंपली चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, हमें ये बताना है कि वो जो लेटर है वो इस वर्ड के किसी लेटर में से हो, यानी कि सबसे पहले तो लिख लो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास 26। क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस हमारे पास क्या होगा A B C D हैंड्स ऑन टिल Z। ये हमारे पास 26 लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट में, उसमें से हमने एक लेटर चूज किया, इनमें से हमने कोई एक लेटर चूज किया, हमसे पूछा कि वो जो लेटर है वो इस वर्ड में से होना चाहिए, इसी की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, देखो ध्यान से, M आ सकता है, A आ सकता है, T आ सकता है, H E, M क्या हो गया, फिर से रिपीट हो गया, ऑलरेडी आ चुका है, A ऑलरेडी आ चुका है, T भी ऑलरेडी आ चुका है, I आ सकता है, C और S। ये हमारे पास 8 लेटर है मैथमेटिक्स में जो डिफरेंट है, 1 2 3 4 8 है हमारे पास। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास 8 है। आया क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली इंग्लिश अल्फाबेट में से एक लेटर चूज किया, यानी कि 26 में से कोई एक लेटर लिया हमने, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो लेटर है
वो किस वर्ड में से होना चाहिए, इस वाले वर्ड में से, यानी कि मैथमेटिक्स में से। तो मैथमेटिक्स में कितने डिफरेंट लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, यानी कि वो लेटर कौन सा है हमारे पास, मैथमेटिक्स में से आ रहा है। तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, यानी कि 26। कितना आ गया, 4/30। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बात समझने किस तरीके से क्वेश्चन करना है, ज्यादा से डेप्थ में मत जाना क्वेश्चन का, बच्चे बहुत बार इसे गलत कर देते हैं, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन की गहराई में उतर जाते हैं, पता नहीं फिर क्या क्या करके आएंगे। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा है, एक लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में से चुना, यानी कि टोटल कितना है 26। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो जो लेटर है वो इस वर्ड में से, इस वर्ड में कितने लेटर है, यूनिक, हमें डिफरेंट चुनने हैं। कभी एम और एन 2 बार लिख दो, लेटर एक चुना है तो चाहे वो ये एम हो चाहे ये एम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही लेटर है। तो कितने यूनिक लेटर्स है, एक। तो हमारे पास आंसर। आगे बात समझ में, तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अगली वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।